हाय गाइस, प्रणाम। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 12 रानी समझाने जा रही हूँ। अच्छे से आप लोग समझना और अच्छे से आप लोग लिख लेना इसका, और समझकर इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना। रानी महादेवी वर्मा, जिसका जन्म, रानी की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 में और उनकी मृत्यु जो है 1943 में हुई थी। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी, नीर मतलब आँखें, आँखों में पानी भरा, और तुमको नींव में ढूंढा, तुमने ढूंढा पीड़ा, कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र न्यू सृष्टि पर अकुंठ पावेश करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाने वाले प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और निराला, ये चारों जो है ये हमारे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और पंत। इसमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा। पंत प्रकृति के कोमल, यानी जो प्रसाद जयशंकर प्रसाद हैं वो हमेशा वो इतिहासकार थे। इतिहास के रिलेटेड ही उनका नाटक और ड्रामा हुआ करता था, नाटक और कहानियाँ हुआ करता था। और पंत जो है प्रकृति के कोमल पदावली। निराला अपनी ओजस्व और रौद्रता के लिए, महादेवी जो है धीर गंभीर दर्द की दास्तां सुनाने वाली कवित्री के रूप में पहचानी जाती हैं। चारों का अलग अलग है। फर्रुखाबाद में, जो उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी, विदुषी मतलब विद्वान, विद्वान और विदुषी, विद्वान मतलब पुरुष को बोलते, विदुषी स्त्री, प्रलभा नारी के रूप में समग्र जीवन में जी गई। मुख्यतः महादेवी कवित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसे रचना द्वार उत्तम गद्यकार रेखा चित्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हो रही। प्रयाग महिला विश्वविद्यालय की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्यागीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि इनकी बहुचर्चित और लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ पर महादेवी वर्मा जो है वह एक रानी नामक एक घोड़ी है। उस घोड़ी के लिए उन्होंने मतलब उस घोड़ी का नाम क्या रखा था? रानी। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और कहाँ पे लोग रहते थे? इंदौर। कहाँ पे? इंदौर में। कौन? महादेवी वर्मा। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, छोटे टट्टू या सफ़ेद गधे, जो मतलब कि जिसकी जाति के बारे में रामा उनके घर का नौकर था, वह कहता था कि ये सब टट्टू हैं, घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पे चढ़ाकर देश निकाला देता था। जो रामा था, रामा नामक नौकर था, वो हमेशा बच्चों को कहानियाँ सुनाता था। महादेवी वर्मा और उनके भाई बहन और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो कि मतलब वो उनको सब कहानियाँ, ये सब बच्चे थे तभी ये सब कहानियाँ सुनाता था रामा। और वो कहता था कि जो सफ़ेद घोड़े छोटे छोटे टट्टुओं पर चलते हैं उन्हें देश निकाला दिया जाता उनके अपराध पे। इन्हें गधों पर बैठाकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था। और उसमें अंग्रेज लोग थे। और पहले जब महादेवी वर्मा छोटी थी तब अंग्रेज़ों का यहाँ पर निवास था और वो लोग जो है घोड़े पर चलते थे, लेकिन रामा कहता था कि ये सफ़ेद घोड़े हैं, छोटे टट्टू हैं। और इस बात को लेकर महादेवी वर्मा को जो था वह क्या था? अविश्वास था, क्योंकि वो बच्चे तो घूमते थे और बड़े शान से घूमते थे। उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये लोग गधे पे घूम रहे हैं। तो वो इसकी बातों को वो सब जो है विश्वास नहीं कर पाते थे। कौन? बच्चे।
किसकी बातों पे? रामा। रामा जो कहता था कि ये सब घोड़े जो है गधे पे चल रहे हैं। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया। रामा बच्चों को क्या कहता था कि ये जो है विलायत, मतलब कि वो लोग अंग्रेज के थे, विलायत से आए हुए थे। बोले इनको दंड देकर यहाँ पर भारत भेजा, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं होता है। बोले ये जो गधा होता है यह अमेरिका में नहीं होता है। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? सॉरी सर। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दे डाले, मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। एक दिन सब बच्चों ने मिलकर बाबूजी को यह लेटर लिख दिया कि हमें घोड़ा नहीं मिलेगा तो हमारे साथ यह गलत होगा। ये हमारा अधिकार, हम आपको छोड़ना, हमारा छीनना नहीं है। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है। बाबूजी ने पूछा कि तुम लोग सफ़ेद टट्टू में बैठोगे? तब सब बच्चों में एक तू का करके उसमें कहा कि मतलब कि सब, तब लेखिका ही अगुआ मतलब आगे आई, बोलने लगी, जिस पर बैठाकर सजा दी जाती थी। जो टट्टू यानी जो गधा होता है उस पर बैठाकर जिसे सजा दिया जाता है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्रस्व स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं। बोले कि इस बात से बाबूजी ने रामा को डांटा था या नहीं ये हमें पता नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया था। टट्टू मतलब क्या होता है? घोड़े में छोटी नस्ल होती है जिसमें वह उसका घोड़ा जो होता है एकदम तंदुरुस्त बड़ा सा होता है, लेकिन टट्टू जो होता है छोटे छोटे, थोड़ा उससे छोटा होता है, गधे से बड़ा और उससे छोटा होता। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं था, बरामदा में बांधा गया था और बरामदा जो है घोड़े को बांधने के लिए नहीं था। अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देख रेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। छुट्टन नाम का एक व्यक्ति रखा गया, उसे टट्टू को दाना पानी खिलाने देखने के लिए, उसकी मालिश करने, घोड़े को मालिश करनी पड़ती है, अगर उसको हिलाओ तभी वो अच्छे से रह सकता है। अब तो हम छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के। रोजी और निक्की बिल्ली और कुत्ता है। ये लोग मतलब घोड़े के लिए अलग से रूम बनाया गया, अलग से उसके लिए नौकर रखा गया उसकी देख रेख करने के लिए। तो वही लेखक कहते हैं कि इसमें हमारे दूसरे जब हमारे कोई जानवर साथी आए तो कभी कोई हमारे घर में कोई परिवर्तन ना किया, लेकिन इसके आते ही ये जो टट्टू आया इसके आते ही घर में परिवर्तन हो गया। हमारे रोजी और निक्की के साथ खेलने के लिए तो हमारे खिड़की को कभी दरवाज़ा भी नहीं बनाया, खिड़की तो वैसे ही कि हम उनको आने नहीं दिया जाता था, परंतु इसके लिए तो सब व्यवस्था की गई है, उसके लिए अलग से रूम बनाया गया है और बाबूजी और जो है उसके लिए एक साइज भी रखा गया है। बाबूजी ने यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। यानी कि वो लोग टट्टू के पास नहीं जाते थे, बच्चे उनसे गुस्से में थे और वहाँ पर इधर उधर घूमते थे, परंतु अंत में हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा ने उसका नाम पूछने पर ज्ञात किया कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। रामा से पूछा गया कि इसका नाम क्या है, तो रामा ने बताया कि उस टट्टू यानी उस घोड़ी का नाम ताज रानी है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए। राजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ कहानी की रानी की तरह निकल गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या
और सारा रोष करुणा में पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। यहाँ पे बच्चों ने क्या सोचा कि जो यह है ये मतलब कि सब ताजमहल और सब कहानी वहानी में सुना था कि रानी के साथ क्या व्यवहार हुआ था, कैसे हुआ था। इसका जब नाम ताज रानी बताया गया तो बच्चों के समझ में आया कि अभी बड़ी इसकी भी दुर्दशा हुई रही होगी। और दुर्दशा के साथ साथ ये जो है ये अभी इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा ये बिचारी के रूप में उस रानी को देखने लगे, उस खच्चर को देखने लगे और सबकी सहानुभूति उस टट्टू पे हो गई। वह इतनी सुंदर थी कि अब उसकी छवि आँखों में वैसी जैसी वसी, मतलब कि वह बहुत सुंदर थी। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग कैसा था? हल्का चॉकलेटी और एकदम चमकता था, जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयान। घोड़े में देखोगे ना कि उसके माथे पर एक बालों का झुल्ला दिखाई देता है, झूलता हुआ, उसे अयाल कहते हैं। बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, पारदर्शी आर पार देखा जाए। लाल नथुना उसके मुख का भाग। पारदर्शी लाल नथुने जिन्हें फुला कर चारों ओर गंध तेज, इसलिए आप लोग घोड़े देखे ही हो किस तरह से फुलाकर सूंघ कर इधर उधर देखते रहते, फुफड़ाते रहते। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठ वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी छत बिछक्त नहीं होता। उसके दांत इतने मजबूत होते। आप लोग देखे हो कि जो घोड़े रखे जाते हैं उसके मुंह पे बांधा जाता है रस्सी और मुंह में जंजीर होता है, क्योंकि वह घोड़े हमेशा वो चबाते रहते हैं दांत, और रस्सी तो कट जाती है इसलिए लोहे की जंजीर रखी जाए। उस बच्चे कहते हैं, लेखिका लिखती हैं कि उसके दांत इतने मजबूत थे कि लोहे के जो जंजीर थी उसमें भी उसके दांत जो है एकदम टूटते नहीं थे, बड़े ही मजबूत और वाइट एकदम चमकदार थे। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक थी। सुडौल ऊंची कम थी, उसके पीठ अधिक चौड़े थे। सुडौल यानी एकदम मजबूत पैर और सघन पूंछ, सघन मतलब एकदम घना पूंछ। उसमें मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोर पक्ष के समान उठती गिरती रहती थी। यानी कि आप लोग घोड़े का तस्वीर देखो, वो मक्खी लगती है तो किस तरह से अपनी पूंछ से मक्खियों को भगाती रहती है। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत की स्मृति पट पर रेखाएं ऐसी उभर आती हैं कि किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप पर प्रत्यक्ष होने लगते। अर्थात कि जब ये लेखिका जब बड़ी हो गई, एक लेखिका के रूप में हो गई हैं, तब वह जो है लेखिका को वह सब स्मरण हो आया है, वह याद आ गया है। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई। मतलब बच्चे सब सोचते थे ये थोड़ी और छोटी होती तो अच्छा रहता, होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रह लगते। मतलब बोलते हैं कि अगर वो जिस तरह से रोजी और निक्की हमारे साथ रहती है कमरे में, अगर ये रानी भी अगर होती छोटी तो हमारे कमरे में ही रहती। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव न था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बन गया। मतलब सब लोग उसी बरामदा में ही, जहाँ पर अस्तबल किसे कहते हैं, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली आलमारी और कई आते ताक थे। मतलब छोटे छोटे मुकाने जैसा होता है, छोटा छोटा होल जैसा होता है जिसमें कुछ भी रखा जाए, क्योंकि बरामदा था उसमें कुछ भी वस्तु रखा जाए। उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। सब लोग उसी स्तबल में जाकर रहने लगे और अपने अपने वो जो वहाँ पे कपबोर्ड था खुला हुआ बना था, जो ईंटे का बनता है वैसा बना हुआ था, उसमें सब लोग अपने बच्चे जो है खेलने की सब सामान वहाँ रखने लगे। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस कर उसको बिस्किट मिठाई आदि खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उसे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिननाने लगती थी।
मतलब दोस्ती बना लिया था इन लोगों ने। और दोस्ती बनाने के बाद वह जो है वह मतलब कि उसको सब लोग प्यार करने लगते थे। अगर वो लोग नहीं होते थे बच्चे तो वह भी अपना पैर पटकती थी और हिन्नाती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई, क्योंकि उस पर जब घोड़े पे बैठते हैं ना तो उसमें जीन बनाई जाती है जिससे वो लोग जो है वह उस पर बैठ सके। और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिसमें संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। अगर भाई के बोले हमारे लिए तो ऐसे काठ की बनाई गई थी, लेकिन भाई के लिए चमड़े की बनाई गई थी कि अगर उसमें से अगर घोड़ी चल रही है अगर उसमें गिरे तो गिरने का डर नहीं होता था, वह उसी में ही फंसे रहते थे। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ आरूढ़ मतलब चढ़ते थे, उस पर सवार होते थे। छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता था। हमें घोड़े पे बैठाकर छुट्टन जो है घुमाता रहता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। यानी कि भाई बहन सुबह तो घूम ही लेते थे उस घोड़ी पर, परंतु जब हम शाम को आते थे मैं और बहन, तो हमारे साथ भी वो घूमते मतलब सवार करते थे। परंतु ऐसी सवारी हमने हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट होती। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल कर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। बार बार हम उस पर सवार होते थे और सवार होने के साथ साथ फिर भी हमें ये नहीं होता, हमारा मतलब जी नहीं मानता था, हम बार बार उस पर सवार होकर घूमना चाहते थे। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबको सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी परीक्षा लेने लगे। एक दिन दोपहर की छुट्टी थी, उस दिन सब दोपहर पे आए और दोपहर के बाद उस सब लोग सो गए थे। तो इन लोग ने उस पर जीन नहीं चढ़ाई और उस पर जो घोड़े का बनता है बैठने के लिए वह जो जीन थी उसको नहीं लगाया, बस उसकी नंगी पीठ पे सब लोग बैठने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजकता प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती थी। वास्तव में बालकों की चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न हो, सामान्य चेतना का ही बोध हो रहता है। अतः उसके लिए पशु पक्षी वनस्पति एवं एक परिवार के हो जाते हैं। मतलब कि रानी भी इन सब के लिए बहुत ही शांत से इन सबको अपनी पीठ पर बैठाती और चलाती थी। मतलब उसमें कुछ मतलब जानवर है भाई कुछ भी करते, मार पीट दे, ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। निक्की निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगी थी। निक्की जो है बिल्ली वह रानी की पूंछ से झूलती। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। यानी कि उसके पीठ पर हम बैठते थे, ऐसा महसूस होता था जैसे मयूर सिंहासन आ गया। रानी हम की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़ कर बैठने वालों को एक दुख की चाल से इधर उधर घुमा कर संतुष्ट कर देती थी। वह समझती थी कि इनके मेरे ऊपर जो है जीन नहीं है और ये सब गिर जाएंगे, इसलिए वो एक दो चाल चल के धीरे से आके खड़ी हो जाती थी, इनको उतार देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। बोले कि जब दोबारा मैं अपने बैठी तो भाई ने उसको एक पतली लकड़ी से मार दिया उसके पैरों में रानी की। चोट लगते ही तो संभावना ही नहीं थी कि, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क पेड़ नदी नाले सब उसे पकड़कर बांध रखने के संकल्प किए हों। बोलते हैं कि वह लकड़ी लगते ही वह इतनी तेज भागी रानी मुझे लेकर कि सब कुछ ये जो से सड़क पेड़ नदी नाले ये सब पीछे होता जा रहा था। कुछ दूर मैंने अपने आप को उड़न खटोले पर संभाला। उड़न खटोला मतलब उड़ने वाला खटोला है ये, परंतु गिरना तो निश्चित था क्योंकि बहुत तेज भाग रही थी और वह गिर गई।
मेरे गिरते ही मानो रानी अतीत से वर्तमान में लौट आई। वह तेज भाग रही थी लेकिन महादेवी वर्मा के गिरने से वह एकदम रुक गई। इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई, पश्चाताप की प्रसर प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना, यानी कि उनको ज़्यादा लग गई थी और कुछ समय तक वह बेड पर पड़ी रही। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी। मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर अब यहाँ पर दूसरी कहानी बता रही है लेखिका कि वह रानी किस तरह से इनकी मदद की। एक बार उनके भाई को ननिहाल से सोने का कंगन मिला था और जो कि बच्चे हैं और वो अच्छे लगे और वह जाकर रानी को वह आभूषण दिखाए। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहनाया। मतलब कि वो सोने के कड़े जो है उसने रानी के कान में पहना दिए। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए, यानी सब खेलने लगे, भूल गए कड़ा काम। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुआ और कहीं भी कड़े का पता न चला। रानी अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। रानी है अपने जो वहाँ पर थी वह जमीन को बार बार अपने पैर पटकती थी। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए गए। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पाली। एक घटना अपनी विचित्रता के स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था? कह कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई के उत्साह से पूछा और रामा ने स्वीकृत में हिला दिया। मतलब रानी उसने पूछा भाई ने कि यह रानी के पेट में दाना चारा खाकर वह वहीं सो रहा था, तो रामा ने हाँ भी कह दिया। अब तो हम विस्मृत भी हुए और क्रोधित भी। बोले हम विस्मित हो गए, एकदम एक्साइड हो गए, एकदम स्तंभ हो गए और क्रोध भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहे। बच्चों को क्या समझ कि मतलब कि मेरी रानी जो चारा खाती थी, दाना खाती थी, वह ये सब खा जाता था पेट में सोए सोए। भाई ने रानी का पेट चीर कर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें। बोले कि रानी बच्चे की बात, बोले चाकू लाते हैं, इसका पेट चीर कर इसको हम जो है इसमें से दूसरा बच्चा भी निकालें। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा। जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया और एक और भी समस्या की हमारी तरफ ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब वह हमें अपने क्रोध का संस्मरण रहा और न प्रस्ताव का। मतलब कि उसने सोचा, बच्चों ने सोचा कि हम जो है उसके पेट में से दूसरा बच्चा निकाल लेंगे और उसको हम जो है दोनों बच्चों में छोटे छोटे बच्चे घूमेंगे और हम लोग। एक दिन भाई जो है चाकू भी लेके आया साग काटने वाला, परंतु सबका दिमाग इस काम किया कि भाई हम तो पेट काट तो देंगे, सिएंगे कैसे? मम्मी की छोटी सी सुई है वो तो टूट जाएगी और रामा के पास जो सूजा बड़े वो कोथड़े उतरे सिलने होते उसके लिए सुई का सूजा
बड़े जो होता है ना कील जैसा, उसे सूजा कहते। बोले उस रामा के कोठरी में तो कोई जा नहीं सकता है। ऐसे करके लेकिन तभी कुछ समय में वो जो छोटा सा बच्चा था थोड़ा बड़ा हुआ और चलने लगा, और सब बच्चे गुस्से भूल गए और सब लोग उसका स्वागत किया और सब लोग खुश हो गए। अस्तु, प्रणाम।